हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है जीव विज्ञान बायोलॉजी, उसका 6th पार्ट प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इस चैप्टर से एग्जाम में 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हुए समझते हुए चलना है। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। ये चारों के चारों, तीनों के तीनों संसाधन दिया गया है और तीनों संसाधन में से पूछा जा रहा है कि किन्हें संपोषित रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी वन या डी उपयुक्त सभी। संपोषित रूप में आपको समझना है कि संपोषित रूप में उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वह जो संसाधन होता है वह खत्म हो सकता है, अर्थात समाप्त हो सकता है। अगर आप उसको संपोषित रूप से उपयोग करते हैं तो वह जल्दी समाप्त नहीं होगा। तो जो कोयला होता है यह भी समाप्त हो सकता है, पेट्रोलियम भी और वन भी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कोयला, पेट्रोलियम तथा वन, इन तीनों के तीनों संसाधनों को संपोषित रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? विश्व का कितना प्रतिशत भाग जल है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ए 50%, बी 60%, सी 70% और डी 90%। तो विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? तो आप जानते होंगे कि विश्व का 70% भाग में जल पाया जाता है और 30% भाग में स्थल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 70%। विश्व का 70% भाग में जल पाया जाता है। इसलिए जब इसको पृथ्वी को ऊपर से देखा जाता है तो इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 70% भाग जल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 70%। निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? ये बांध का नाम इसमें दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे ऊंचा बांध कौन है। ए टिहरी बांध, बी बाखड़ा बांध, सी दोनों बांध या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते होंगे कि सबसे ऊंचा बांध जो है वह टिहरी बांध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिहरी बांध। बहुत स्टूडेंट एक गलती करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ए और बी के साथ सी दोनों दिया हुआ रहता है तो बहुत सारे स्टूडेंट इसी को टिक मार देते हैं, लेकिन यह कोई ज़रूरी ही नहीं है कि जिसमें दोनों दिया हो उसकी यही आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जिसमें दोनों दिया हो जरूरी नहीं है कि वही सही हो। इसलिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है कि सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है। आपको ऑप्शन देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिहरी बांध। निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। गंगा नदी की लंबाई है, जो गंगा नदी है भारत की पवित्र नदी, उस नदी की लंबाई कितनी है? ए लगभग 2000 किलोमीटर, बी लगभग 2500 किलोमीटर, सी लगभग 3000 किलोमीटर एवं डी लगभग 4000 किलोमीटर। तो जो गंगा नदी की लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लगभग 2500 किलोमीटर लंबी। गंगा नदी की लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? इससे एक पहले ही आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि सबसे ऊंचा जो बांध है वह टिहरी बांध है। जो टिहरी बांध है उसका निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? ए उत्तर प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी राजस्थान में या डी मध्य प्रदेश में। जो टिहरी बांध है उस बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में अर्थात किस राज्य में किया गया है? तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड राज्य में किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? ये चारों के चारों जंतु दिया गया और इसमें से पूछा जा रहा है कि उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। ए केंचुआ, बी कृमि, सी हाइड्रा एवं डी मछली। तो आप जानते होंगे कि उभयलिंगी जंतु केंचुआ भी है, कृमि भी है और हाइड्रा भी है, लेकिन मछली एक ऐसा जीव है
जो उभयलिंगी जंतु नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मछली। इसमें पूछा जा रहा था कि उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है, तो मछली एक ऐसा जंतु है जो कि उभयलिंगी जंतु नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मछली। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को किसने दिया है, अर्थात किस वैज्ञानिक ने दिया है? ए लेमार्क ने, बी अरस्तु ने, सी डार्विन ने या डी स्पेंसर ने? तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को डार्विन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डार्विन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डार्विन। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है? ये चारों के चारों संसाधन हैं और इसमें से पूछा जा रहा है कि प्रकृति में पाए जाने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन है, इनमें से कौन सा है? ए जल, बी वन, सी कोयला एवं डी पेट्रोलियम। तो आप जानते होंगे कि पेट्रोलियम, कोयला, वन, अगर ये तीनों समाप्त हो जाए तो इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो प्रकृति में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन, जो अजैविक संसाधन है वह जल है, क्योंकि जल ही जीवन है। आप इस बात को जानते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है? तो सबसे महत्वपूर्ण जल संसाधन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं। जिस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ए नम क्षेत्र, बी शुष्क क्षेत्र, सी अर्ध शुष्क क्षेत्र या डी मध्यम वर्षा क्षेत्र। तो जिस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है उस क्षेत्र को नम क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नम क्षेत्र। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा, अर्थात 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा, एक साल में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जिस क्षेत्र में होती है उस क्षेत्र को नम क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नम क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था? जो हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था थी उस व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था? ए तालाब, बी कुलह, सी बंदिश या डी सुरंग। तो हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को कुलह के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुलह। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को कुलह के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुलह। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? आपने इससे पहले वाले चैप्टर, हमारा पर्यावरण वाले चैप्टर में भी चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ा था कि चिपको आंदोलन में पेड़ को संरक्षित करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। तो जो चिपको आंदोलन था, इस आंदोलन के जो अग्रणी नेता कौन थे, अर्थात इस आंदोलन को चलाने वाले अग्रणी नेता कौन थे? ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी ए.के. बनर्जी, सी अमृता देवी बिधोई एवं डी बाबा आमटे। तो चिपको आंदोलन के जो अग्रणी नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? ये इनमें से जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कौन से हैं? ए मलमूत्र, बी वाहित मल, सी पेड़ पौधे एवं मृत शरीर या डी इनमें से सभी। तो मलमूत्र, वाहित मल एवं पेड़ पौधे एवं मृत शरीर, ये सभी के सभी ही जैव निम्नीकरण अपशिष्ट हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? तो ये सभी के सभी जैव निम्नीकरण अपशिष्ट ही हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट के निम्न में से कौन उदाहरण है? तो जो जैव निम्नीकरण अपशिष्ट होता है उसका डिकम्पोजन होता है, अर्थात वह अपघटित हो जाता है, तो उसको कहा जाता है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट जो अपघटित हो जाता है। और जो अपघटित नहीं होता है उसको जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट कहा जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट कौन है? ए सीसा, बी आर्सेनिक, सी रेडियोधर्मी पदार्थ और डी इनमें सभी। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी, क्योंकि सीसा, आर्सेनिक और रेडियोधर्मी हमने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ाया था कि सीसा, आर्सेनिक तथा रेडियोधर्मी ये तीनों के तीनों ही जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। जल दिवस कब मनाया जाता है? यह एक प्रकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक प्रकार का जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है कि जो जल दिवस होता है वह कब मनाया जाता है? ए 20 मार्च को, बी 23 मार्च को, सी 20 अप्रैल को और डी 23 अप्रैल को। तो जो जल दिवस होता है वह 23 मार्च को मनाया जाता है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 मार्च को। इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जल दिवस कब मनाया जाता है, यह सोशल साइंस में भी पूछा जा सकता है। तो जल दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 मार्च को। कोलीफार्म, कोलीफार्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? जो कोलीफार्म होता है यह मनुष्य के शरीर में होता है। तो यह जो मनुष्य के शरीर में कोलीफार्म होता है यह कहाँ पर पाया जाता है? ए आंत में, बी वृक्क में, सी गुदा द्वार में, या डी यकृत में। तो जो कोलीफार्म होता है यह मनुष्य के शरीर में आंत में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंत में। कोलीफार्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो कोलीफार्म मनुष्य के शरीर के आंत में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंत में। भारत सरकार ने बांध संरक्षण का योजना कब प्रारंभ की थी? यहाँ बांध होना चाहिए था। तो भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? ए 1985 ईस्वी में, बी 1970 ईस्वी में, सी 1966 ईस्वी में, या फिर डी 1967 ईस्वी में। तो जो भारत सरकार ने बांध संरक्षण की योजना आरंभ की थी उस योजना को उन्होंने 1970 ईस्वी में आरंभ की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1970 ईस्वी। भारत सरकार ने बांध संरक्षण की योजना को 1970 ईस्वी में प्रारंभ अर्थात शुरुआत की थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1970 ईस्वी में। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ये संसाधन दिया गया है और इसमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा चीज़ है जो कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ए वायु, बी मृदा और सी जल। ये तीनों के तीनों तो आप जानते होंगे कि ये तीनों के तीनों ही प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, लेकिन जीवधारी एक ऐसा चीज़ है जो कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जीवधारी, क्योंकि वायु, मृदा तथा जल ये तीनों के तीनों तो प्राकृतिक संसाधन ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जीवधारी, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जीवधारी। यूरो सेकंड का संबंध है, जो यूरो द्वितीय है उस यूरो द्वितीय का संबंध किससे है? ए वायु प्रदूषण से, बी जल प्रदूषण से, सी मृदा प्रदूषण से, या डी कोई नहीं। तो जो यूरो द्वितीय है उसका संबंध वायु प्रदूषण से है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायु प्रदूषण से। आपको ध्यान रखना है कि यूरो द्वितीय का संबंध वायु प्रदूषण से है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायु प्रदूषण से। निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? ए नदी, बी कुआं, सी तालाब और डी समुद्र। तो आप जानते होंगे कि भूमिगत जल किससे प्राप्त किया जाता है। इनमें से कुआं एक ऐसा उदाहरण है जिस भूमिगत जल का एक उदाहरण है, क्योंकि कुआं से भूमिगत जल को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुआं। निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल का उदाहरण कुआं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुआं। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? इनमें से उभयलिंगी जंतु कौन है? ए केंचुआ, बी मछली, सी शेर, या डी बकरी। तो आपने इससे पहले एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। तो इसमें जो उभयलिंगी जंतु है वह केंचुआ है, क्योंकि मछली, शेर तथा बकरी ये तीनों के तीनों ही अलग प्रकार के जंतु है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंचुआ। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु केंचुआ होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंचुआ। और हाइड्रा भी उभयलिंगी जंतु ही होता है, लेकिन इसमें हाइड्रा नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंचुआ। कोलीफार्म है। कोलीफार्म आपने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि जो कोलीफार्म होता है वह मनुष्य के शरीर में पाया जाता है, जो कि छोटी आंत में पाया जाता है, छोटी बड़ी आंत नहीं, केवल आंत में पाया जाता है। तो यह जो कोलीफार्म है यह क्या है? ए वायरस है, बी जीवाणु है, सी कवक है, या डी इनमें से कुछ भी नहीं है। तो जो कोलीफार्म है यह हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक जीवाणु है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जीवाणु है। कोलीफार्म एक जीवाणु है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जीवाणु है। स्वच्छ जल का पीएच है, जो स्वच्छ जल का पीएच मान होता है वह कितना होता है? ए 7, या 7 से अधिक, या 7 से कम, या फिर 0। तो जो स्वच्छ जल का पीएच मान होता है वह ना ही 7 से अधिक और ना ही 7 से कम होता है। स्वच्छ जल का पीएच मान प्रॉपर अर्थात निश्चित 7 ही होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। स्वच्छ जल का पीएच मान 7 होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इससे पहले आपने एक क्वेश्चन में पढ़ा कि जल दिवस कब मनाया जाता है, तो जल दिवस आपने पढ़ा था कि 23 मार्च को मनाया जाता है। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 8 अक्टूबर को, बी 5 जून को, सी 17 नवंबर को, या फिर डी 1 मई को। तो पर्यावरण दिवस को 5 जून के दिन मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 जून। यह भी एक प्रकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 जून को।
गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? जो गंगा कार्य योजना थी उस योजना को किस वर्ष प्रारंभ अर्थात शुरू किया गया था? ए 1980 के वर्ष में, ए 1985 में, सी 1990 में, या फिर डी 1995 ईस्वी में। तो जो गंगा कार्य योजना थी उसको 1985 के वर्ष में प्रारंभ की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1985 ईस्वी में। चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन के बारे में हमें आपको 2-3 क्वेश्चन पढ़ा दिया है कि जो चिपको आंदोलन था उस आंदोलन के जो अग्रणी नेता थे वे थे सुंदरलाल बहुगुणा, और चिपको आंदोलन को पेड़ों को संरक्षित करने के लिए चलाया गया था। और इस चिपको आंदोलन को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था यह इसमें पूछा जा रहा है। तो चिपको आंदोलन को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? ए 1970 ईस्वी में, बी 1990 में, सी 1980 में, या फिर डी 1985 ईस्वी में। तो चिपको आंदोलन को 1970 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1970 ईस्वी में। चिपको आंदोलन को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1970। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? जिस प्रकार आपने टिहरी बांध पढ़ा उसी प्रकार एक सरदार सरोवर बांध भी है। तो जो सरदार सरोवर बांध है यह किस नदी पर बना हुआ है? ए यमुना नदी पर, बी गंगा नदी पर, सी नर्मदा नदी पर, या फिर डी ताप्ती नदी पर। तो जो सरदार सरोवर बांध है यह नर्मदा नदी पर बना हुआ अर्थात निर्मित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नर्मदा। साल वृक्षों के वन का लगभग, जो साल वृक्ष का एक प्रकार का यह प्रकार है साल। तो साल के वृक्ष होते हैं। तो साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया है। जो साल वृक्षों का एक वन था वह लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र का था। वह ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से किस प्रकार बचाया गया था? वह कहाँ बचाया गया था? ए मिदनापुर में, बी गढ़पाल में, सी टिहरी गांव में, या फिर डी इटारसी में। तो इसको मिदनापुर में निम्नीकृत होने से बचाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिदनापुर में। मिदनापुर में ही साल वृक्षों के वन को लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र वाले ग्रामीणों को द्वारा बहुत ही बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिदनापुर में। वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? अगर आप वन का संरक्षण करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? ए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, बी अतिचारण, सी खनन, या फिर डी अभी सभी। तो अगर आप वनों को बचाना चाहते हैं तो आपको पेड़ की कटाई भी रोकनी पड़ेगी, आपको अतिचारण भी रोकना पड़ेगा, और आपको खनन भी रोकना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी के सभी प्रक्रियाओं को आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता है, तभी आप वनों को संरक्षित कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? ए जैव निम्नीकरणीय, बी अजैव कारक, सी अक्रिय, और डी पर्यावरण। तो जो वे ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैव निम्नीकरणीय। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है। वे हैं, आर से 3 प्रकार का फुल फॉर्म निकलता है और तीनों प्रकार के फुल फॉर्म को पर्यावरण के बचाने के लिए किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? ए रिड्यूस रिसाइकल रीयूज, बी रिपीट रिवर्स रिसाइकल, सी रिपोर्ट रिसोर्ट रिस्टोर, या डी फिर सभी कथन गलत हैं। लेकिन रिड्यूस मतलब फिर से यूज करें, रिड्यूस मतलब फिर से उत्पादन करें, रिसाइकल और रीयूज, ये तीनों के तीनों ही आर का पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। अमृता देवी बिधोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? जो अमृता देवी बिधोई थी उनका संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से था? ए खेजड़ी के वृक्ष से, बी आम के वृक्ष से, सी जामुन के वृक्ष से, या डी पीपल के वृक्ष से। तो जो अमृता देवी बिधोई थी उनका संबंध खेजड़ी के वृक्ष से था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खेजड़ी। अमृता देवी बिछोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खेजड़ी। प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो प्राकृतिक जल मार्ग होता है उस पर डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से जो बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए डैम,
बी चेक डैम, सी बांध या फिर डी प्रपात। तो जो प्राकृतिक जल मार्ग पर डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उनको चेक डैम कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चेक डैम। प्राकृतिक जल मार्ग पर डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें चेक डैम कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चेक डैम। कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं। जो कोयला और पेट्रोलियम है ये परंपरागत ईंधन है, तो इन ईंधन का निर्माण किसके परिवर्तन से हुआ है। एक केवल प्राणियों के मृत शरीर द्वारा, बी केवल वनस्पतियों के मृत शरीरों द्वारा या फिर सी सागरी प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा। तो आपने पढ़ा है कि सागरी प्राणियों के मृत शरीर एवं वनस्पतियों के मृत शरीर एवं सागरी प्राणियों के मृत शरीर, इन तीनों के द्वारा ही इस पेट्रोलियम तथा कोयला का निर्माण हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं, तो इन तीनों के द्वारा ही ये उत्पन्न हुए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है। ये चारों संसाधन दिया गया और पूछा जा रहा है कि इनमें से निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है। ए मृदा अर्थात मिट्टी, बी जल, सी वन या फिर डी ये सभी। तो मृदा, जल तथा वन ये तीनों के तीनों ही प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी, क्योंकि मृदा, जल तथा वन ये तीनों के तीनों ही प्राकृतिक संसाधन है। तो इस प्रकार आपका इस चैप्टर का 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। और अगर आप इन क्वेश्चंस को एक बार में अच्छे से नहीं समझे तो आप स्पीड बढ़ाकर इस वीडियो को एक बार और रिपीट कर लें, क्योंकि इनमें से एक नया क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझे हुए रहेगा तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन का आंसर टिक मार के जाइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Fearless.